हाय, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 9 का नया चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण हम पढ़ाने जा रहे हैं। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका हम इंग्लिश में लिख दिए हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर का मतलब क्या होता है? रैखिक। रैखिक का मतलब क्या होता है? वैसा वेरिएबल जिसका पावर एक हो, जिसका घात एक हो। और वेरिएबल किसको कहते हैं तो वो भी हम बताते हैं। दो चर वाले, दो मतलब उसमें दो चर होना चाहिए। एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। बिना वेरिएबल के और बिना कांस्टेंट के जब दोनों आपस में मिलते हैं उसके बाद व्यंजक बनते हैं। जैसे अभी आपके सामने हम लिखते हैं, अभी है ए एक्स प्लस बी वाई। ये क्या है? ये एक्स क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे हम, दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे हैं। लीनियर इक्वेशन है ये है मेरे पास वेरिएबल, ये है मेरे पास वेरिएबल जिसको हम चर कहते हैं। और ये भी है, और ये जो मेरे पास है ये ये वेरिएबल के साथ गुना में रहता है, गुणक के रूप में रहता है, मल्टीप्लाई के रूप में रहता है। वो उसके जगह पर कोई कांस्टेंट रहता है, जैसे कुछ भी नंबर रहता है, कोई भी नेचुरल नंबर रहता है, या फिर नेचुरल भी रहता है, या आपको रेशनल नंबर। ये है मेरे पास, ये कांस्टेंट है जिसको हम अचर कहते हैं। अचर जो नहीं बदलता, जैसे 1 2 3 4 5 6, जो नहीं बदलता। और ये क्या है? वेरिएबल, उसका वैल्यू बदलता हो। जैसे उसके जगह पर एक्स वाई जेड कुछ भी रहेगा, उसका मान हमेशा बदलेगा। कभी एक्स का मान 1 आएगा, कभी 0 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, वैरी करता है। इसी से हुआ वेरिएबल, यानी उसका मान वैरी कर रहा है, मतलब बदल रहा है। और कांस्टेंट मतलब अचर, यानी वो जो है सो है, वो उसको कोई बदल नहीं सकता। दुनिया की ताकत नहीं जो उसको कोई बदल, तो वो है मेरे पास अचर। तो अब देखिए, आप मेरे पास क्या हुआ? दो। आप यहाँ देखिए मेरे पास क्या है? एक और दो, ये हो गया दो चर हो गया दो चर हो गया। और रैखिक, रैखिक का मतलब इसका पावर कितना है? एक। मेरे पास जो वेरिएबल है उसका पावर एक हो उसे ही कहते हैं लीनियर, और हिंदी में उसे कहेंगे रैखिक। और समीकरण तो हो गया जब हमारे बराबर के दो तरफ काम होता हो तो उसे हम समीकरण कहते हैं, यानी दो व्यंजक को आपस में मिलाने में और बीच में बराबर का साइन जब हो तो वो इक्वेशन बन जाता है। जो यहाँ ये मेरे पास जब बराबर के दोनों तरफ काम हो रहा है तो ये मेरे पास समीकरण है। अब इसी समीकरण में हम आगे बहुत सारी बातें होगी। तो अभी हमारे पास यही था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर का नाम था, जो हम आपको अभी समझाए हैं, और ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जो आप देख रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका x का गुणांक बताइए, x का गुणांक में क्या है, तो आपका x का गुणांक क्या हो जाएगा? a। और y का गुणांक पूछा जाएगा तो क्या हो गया? b। और ये तो अचर है। अब ऐसे इस सवाल इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण में सवाल बताने के लिए आपको एक्सरसाइज 4.1 पे चलना पड़ेगा। तो 4 जो एनसीईआरटी बुक, जितना भी हम पढ़ा रहे हैं वो एनसीईआरटी की ही बुक से हम पढ़ा रहे हैं। तो एनसीईआरटी के बुक में आपको 9 क्लास में देखना होगा 4.1। 4.1 में चलिए 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें पहला नंबर सवाल है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दो गुनी है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दो गुनी है।
एक नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। दो गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखें। दो गुनी है। इस सवाल को हमको दो चर वाले रैखिक समीकरण के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे क्या वो देखना है। तो ये लिखा हुआ है, इसको हम मान लेते हैं। आप क्या मानेंगे? नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से क्या है? दो गुनी है। अब आपको देखना है कि हम सबसे पहले नोटबुक दिया हुआ है ना, नोटबुक, हम नोटबुक की कीमत माना कि सॉल्यूशन है नोटबुक की कीमत बराबर की क्या मान लेते हैं? x। और कलम की कीमत y। सवाल देखिए, जब हम छोटे, इससे पहले अगर 8वां की क्लास में देखेंगे तो वहां एक चर में ही मान लेते थे और उसको दुगुना कर देते थे, लेकिन नहीं, यहाँ हमको दो चर में मानना, इसलिए डबल मानना है कि एक को अगर x माने तो दूसरे को y मानेंगे। अब सवाल कहता है कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। प्रश्न से सवाल क्या कहता है? नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत क्या है? x। कलम की कीमत से नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत हम क्या माने? x। कलम की कीमत क्या माने? y। तो क्या हो गया? तो y का क्या है? दुगुना है। हमारे पास क्या आया? नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। तो कलम की कीमत हम ले लिए हैं, कलम की कीमत हम क्या लिए हैं? y। नोटबुक की कीमत क्या लिए? x। तो नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है, तो कलम की कीमत y है, y के दुगुना हो गया। यही मेरा दो चर का ये समीकरण हो गया। अगर आपको इससे ऐसे भी होगा, नहीं तो आप इस तरफ ले आएंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 होगा। लेकिन अगर ऐसे फॉर्म में लिखना है, हमको सिर्फ बोला दो चर वाले रैखिक समीकरण में, तो अब ये भी मेरा आंसर आ गया। अब देखिए, आगे एक और सवाल है जो हम अगले क्वेश्चन में आपके पास 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक की स्थिति में a, b और c के मान बताइए। अब सवाल देखिए, सवाल नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, जो दिया हुआ है, बहुत सारे सवाल नीचे दिए हुए हैं, कैसे फॉर्म में लिखना है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में या फॉर्म में लिखें। किसको लिखें? किसको लिखें? आपके पास पहला सवाल है। अब है पहला सवाल, क्या सवाल है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35। ये क्या है? 5 पे रेकरिंग दिया हुआ है। ये किस फॉर्म में लिखना है? इस फॉर्म में।
आपको देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी नहीं है, इसी को इधर उठा के ले आते हैं। तो ये रहा 2x प्लस 3y और यहाँ देंगे माइनस, और इधर से ले आएंगे उठा करके इसको। ध्यान से देखिए, और बराबर इधर कुछ नहीं बचा तो आपका जीरो तो है ही। तो ये क्या हो गया ए, ये क्या हो गया बी, ये क्या हो गया सी। लेकिन आप ध्यान दें यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो आपको पूरा होगा। तो क्या करेंगे आप लिख देना, बोल रहा है ए बी लिख दीजिए। तो ए बराबर हो गया 2, बी बराबर हो गया 3 और सी बराबर हो गया -9.35 पर डेकरिंग। इसी का आंसर, पहला का आंसर हो गया। अब सवाल नंबर 2 यहां से लिखते हैं। इसी का दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2 का पहला यहाँ था, अब यहाँ का दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल में क्या है, x माइनस वाई बट्टे 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ इसको थोड़ा सा ना अरेंज करना होगा। अरेंज क्या करना होगा, देखिए ये x है तो x ही रहेगा, इसके बगल में कुछ नहीं है तो 1 तो है, कुछ नहीं है तो 1 तो है। अभी हम पहला सवाल बता रहे हैं ऐसा इसलिए आपको समझा रहे हैं। अगर आपको बनाते बनाते हैबिचुएट हो जाएंगे, मतलब आदत हो जाएगी, तो x के बगल में समझ जाइएगा कि कुछ नहीं है तो 1 है। और यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये रहा, इसको हम प्लस कर देते हैं और ये y गुना में है और इसके बगल में हम लिखते हैं 1/5, लेकिन ये प्लस लिख दिया, यहाँ लिखते हैं माइनस, ऐसे लिख देते हैं। ये -1/5 इसके गुना में, और यहाँ जो प्लस है माइनस है, इसको भी हम प्लस और -10 लिख देते हैं बराबर 0। क्यों लिखते हैं, समझने के लिए, कि आपको समझ में आ जाए कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x प्लस बी वाई प्लस सी है, हमको उस फॉर्म में लिखना है। अब आप देखिए ये हो गया a, ये क्या हो गया b, ये क्या हो गया c। अब लिख दीजिए a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1/5 और c इज इक्वल टू -10। समझ में आ गया होगा क्या, समझ में आया ना। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दिया हुआ है -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अभी देखिए, अभी आप देखें ना, इसको हम अरेंज किए, उसी तरह हम इसको भी अरेंज कर लेंगे। -2x प्लस 3y और -6 इज इक्वल टू 0। अभी इसमें हम थोड़ा, आप समझदार हो गए होंगे, तो अब क्या करते हैं, यहाँ देखिए a इज इक्वल टू क्या है, ये a इज इक्वल टू -2 और b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू -6। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, x इज इक्वल टू 3y। अब थोड़ा सा बच्चा घबराएगा। कैसे घबराएगा पता है, कि अब क्या होगा, x के बराबर 3y है, अब क्या होगा। लेकिन घबराना नहीं है, बस थोड़ा सा अस्थिर। देखिए ये रहा x, इस बाबू को उठा के इधर ले आना, तो क्या हो गया -3y। अब यहाँ तक कुछ नहीं है, c के जगह पर कुछ है ही नहीं, तो 0 तो होगा ना, कुछ नहीं तो 0 होगा ना, इज इक्वल टू 0। अभी हम बताए थे कि कुछ नहीं हो गुना में तो 1 होगा। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 1, b इज इक्वल टू क्या हो गया -3 और c इज इक्वल टू 0। समझ में आया ऐसे ही बनते हैं सवाल, घबराना नहीं है, घबराने से कुछ हासिल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 2x इज इक्वल टू -5y। ठीक है, अभी की जैसे इसको इधर खींच के ले आना है, तो खींच के लाना था, क्या हो गया 2x प्लस 5y और c के जगह पर कुछ नहीं है तो 0 बराबर 0। तो a के जगह पर क्या हो गया 2, b के जगह पर क्या हो गया 5, c के जगह पर क्या हो गया 0। समझ में आया।
ये भी आंसर और ये भी आंसर और ये भी आंसर और ये भी आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। थोड़ा बहुत सारा सवाल आप बना लिए तो थोड़ा सा अपनी दिमाग को लगाते जाएंगे, अगला सवाल बनता चला जाएगा। तो 3x वाई वाला कोई है ही नहीं टर्म, तो नहीं टर्म में तो क्या करेंगे पता है, 0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब a इज इक्वल टू आप समझ ही गए होंगे, आप तो बहुत समझदार हो गए हैं। बहुत सारा सवाल बनाए तो मतलब समझदार, नहीं सवाल बनाए तो इसका मतलब समझदारी नहीं। तो b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 2। यही हो गया आंसर। 6 हो गया। चलिए 7 में देखिए क्या है। सो 7 में है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें x वाला ही टर्म नहीं है। x वाले को क्या करेंगे, जैसे अभी वो किए हैं y वाले का टर्म को अपने मर्जी से 0 इंटू वाई किए थे, अब इसमें करेंगे 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स प्लस y तो है ही, तो y के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। और यहाँ क्या करेंगे, प्लस और माइनस 2 कर देंगे। आप ही लोग के समझने के लिए हमको ये सब काम करना पड़ रहा है, मतलब कि ब्रैकेट देके, तो बच्चा को लगे कि अरे माइनस था, एक के बार मैडम क्या डायरेक्ट लिख दी, तो इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं। तो a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -2। अब तो हमको लगता है आप काफी समझदार हो ही गए होंगे। तब एक और सवाल लास्ट में देख ही लीजिए, उसको काहे छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 5 इज इक्वल टू एक्स, 5 इज इक्वल टू एक्स नहीं 2x। चलिए देखिए, अब लास्ट वाला सवाल आपको थोड़ा सा और घुमाएगा, तो घूमना नहीं है, क्या करना है पता है। देखिए समीकरण है, बराबर के इधर करें चाहे उधर करें, ये मेरा 2x का 2x कर देते हैं, इसके बगल में कुछ नहीं था तो प्लस 0 इंटू वाई कर देते हैं, और 5 को उठा के उधर ले जाते हैं, तो क्या हो गया -5 इज इक्वल टू 0। अभी अभी देखे ना यहाँ था -2 तो क्या किए थे, प्लस ब्रैकेट में माइनस, तो इसी तरह से प्लस ब्रैकेट में माइनस। अब बताइए a इज इक्वल टू 2 हो गया, अब b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू -5। अब बताइए यही हो गया आपका आंसर। और यहीं पे कुछ था, ये जो इक्वेशन था दो चर वाले, कुछ नहीं था, थोड़ा सा इसका थ्योरी था, उसके बाद से 2 क्वेश्चन था, आपका 4.1 कंप्लीट एक ही वीडियो में। बशर्ते कि थोड़ा अपनी अकल लगा के इसको पढ़िएगा, बार बार इसको देखिएगा, दिक्कत होगी। फिर हम हैं